हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैंने उत्तर प्रदेश प्रीलिम 2024 का टेस्ट नंबर 4 जो कि अर्थशास्त्र का है, तो इसको करिए। और हमारा जो है इनिशिएटिव सारा चल रहा है, घटना चक्र कंप्लीट हो चुका है, इसको जाइए देखिए। और यूपीजी के करंट अफेयर सब कुछ है भैया हमारे चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और देखिए दमदार तरीके से। और टेस्ट दीजिए और देखिए कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम टेस्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टेस्ट नंबर 4। और इसमें जो है ये है इकोनॉमी का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? श्रम की न्यूनतम कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय या पूंजी निर्माण की न्यून दर, या प्राकृतिक संसाधनों की कमी। तो प्राकृतिक संसाधनों की भाई कमी कहाँ है? भर भर के है। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, जनसंख्या से, साक्षरता से। तो हिंदू वृद्धि दर जो संबंधित है वो संबंधित है राष्ट्रीय आय से। प्रोफेसर राजकृष्ण ने 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उनके अनुसार हिंदू परंपरा का जो विकास अनुकूल नहीं है और जिसमें विकास तो परिसर नहीं दिया जाता है, उनके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय जीडीपी की 3.5% के आसपास बनी है। प्रोफेसर स्पष्ट है कि राजकृष्ण द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संदर्भित है। अगला धाड़ी विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धाड़ी विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? तो सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, समावेशी विकास, वैश्वीकरण, धारण विकास से। तो ये जो जुड़ा है, ये जुड़ा है धारण क्षमता से। धारण क्षमता या वहन क्षमता का तात्पर्य किसी विशेष साधन द्वारा अपने भीतर जीवों की अधिकतम संख्या को बनाए रखने की क्षमता से है। अगला है, भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी और स्वामित्व की घोषणा। तो कौन सा है? तो इसमें जो हो जाएगा सभी के सभी। नेक्स्ट कथन है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है। अब भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता है। तो पहला दूसरा दोनों सही है और कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है। भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता है ना, लाता नहीं है। अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी और महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देगी। 18 वर्ष से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। तो इसमें जो सही है वो कौन सा है? वो हो जाएगा तीनों के तीनों ऑप्शन सही। फॉर्च्यून पत्रिका के ग्लोबल 500 सूची में स्थान पाने वाली कौन सी निजी क्षेत्र की सर्वप्रथम कंपनी थी? विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस थी। वह कौन सी थी? टीसीएस। नहीं, टीसीएस नहीं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड थी। फॉर्च्यून पत्रिका 2006 की। ठीक है, नेक्स्ट है ये है मिलान करना है, वेरी सिंपल। गोल्डन क्रांति किससे है? तो गोल्डन क्रांति भाई बागवानी शहद से है। ग्रे क्रांति उर्वरक से है। पीली क्रांति तिलहन से है और काली क्रांति पेट्रोलियम से है। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा इसका? सी। नेक्स्ट है, दीपक आर्य कमेटी अन्य चीजों के साथ साथ निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? कुछ अल्पसंख्यक समुदायों की वर्तमान सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए, अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के लिए, और आनुवांशिक रूपांतरित जीवों के उत्पादन के विषय में एक नीति बनाना, या केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा कम करने के उपाय सुझाना। तो ये जो की गई थी अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाने के लिए। तो ये 2007 में गठित की गई थी। पारेख कमेटी का गठन 2007 में अवस्थापना, विकास एवं वित्तीयन के लिए उपाय सुझाने के लिए किया गया था। अगला है, किस उद्योग को आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत माना जाता है? रसायन, लोहा इस्पात, वस्त्र या पेट्रो रसायन। तो सबको माना जाता है वो लोहा एवं इस्पात को। गैस अथॉरिटी भारत लिमिटेड के पाइपलाइनें बिछाने हेतु 8,000 करोड़ का प्रावधान दिया है, जो होगी विजयवाड़ा से मथुरा, विजयवाड़ा से विजयपुर तक, कोचीन से हजीरा तक, हजीरा से जगदीशपुर तक। तो ये जो होगी ये होगी विजयवाड़ा से विजयपुर तक। नेक्स्ट है, सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निवेशित कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं करती है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों कथन सही है, लेकिन एक दूसरे का स्पष्ट मतलब कथन कारण कथन की स्पष्टीकरण नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय संस्थाएं भारत में कार्यरत है? हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, सैमसंग कॉर्पोरेशन, गेस्ट कीन एंड विलियम्स फार्मा एंड एलजी। तो इसमें जो हो जाएगा वो कौन सा? ये हो जाएगा वो 24।
4 ये भारत में कार्यरत है। सैमसंग कॉर्पोरेशन, एलजी दोनों ही भारत में कार्यरत बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड उपभोक्ता वस्तु निर्माता भारतीय कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला है, वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसके अध्यक्ष थे विजय केलकर। और वस्तु सेवा का जीएसटी, तो इसके कौन थे? विजय केलकर ही थे। ये 2003 में केंद्र सरकार द्वारा एक कार्यबल गठित किया गया जिसके अध्यक्ष विजय केलकर थे। इस कार्यबल द्वारा ही भारत एवं जीएसटी प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं? पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, धन तथा आय का न्यायोचित विवरण। तो ये जो है ये अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन है। नेक्स्ट है, ये मिलान करना है। एकल व्यापारी किसे कहते हैं? तो एकल व्यापारी एकल व्यापारी 16वां है। एकल व्यापारी एकल प्रोपराइटर्स फर्म में प्रोपराइटर दायित्व समिति का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले बी। मिलान करते हैं, एकल व्यापारी असीमित क्या ही कर रही हूँ। तो एकल व्यापारी जोखिम उठाने वाले की बड़ी संख्या है। और साझेदारी जो है, क्या कर रही हूँ यार, नहीं, एकल व्यापारी असीमित दायित्व का भी सही है। और साझेदारी है संविदात्मक संबंध से। और ये सी जो है आपका सहकारिताएं किससे हैं? यह सहकारिताएं कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए सार्वजनिक समिति कंपनियां हैं जोखिम उठाने वाली बड़ी कंपनियों के लिए। तो ऑप्शन हो गया बी। अगला है, ऋणार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है। इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक होती है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग की एक अंग है। आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत में संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दूसरा और तीसरा सही, पहला सही नहीं है। राष्ट्रीय मतलब एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग के समानांतर संस्था थी जिसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसका प्रमुख पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करना था। से दोनों विकल्प सही है। नेक्स्ट है, कभी कभी समाचारों में आने वाले पद व्यापारी छूट, द मर्चेंट डिस्काउंट रेट निम्नलिखित में से कौन से हैं? सबसे स्पष्टीकरण कीजिए। तो कौन से? ये किसी बैंक द्वारा किसी व्यापारी को उस बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। बी है, यह बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के क्रय हेतु वित्तीय लेन देनों के लिए डेबिट कार्ड प्रयोग करने की वापसी दी जाने वाली राशि है। यह बैंकों द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों को डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। डी है, सरकार द्वारा व्यापारियों को अपने ग्राहकों में पॉइंट ऑफ सेल मशीनों और डेबिट कार्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए दिए जाने वाला प्रोत्साहन है। तो इसका जो आंसर होगा सही हो जाएगा सी। या बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों को डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? महबूब उल हक द्वारा, एस कादिर द्वारा, अल्वा मेडन द्वारा, अमर्त्य सेन द्वारा। जो किसके द्वारा किया गया? यह महबूब अल हक जो पाकिस्तान के हैं। निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक माना था? भूटान, जापान, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। तो इस सुख मतलब ये माना था भूटान ने। तत्कालीन भूटान नरेश जिग्मे सिंघे वांगचुक की पहल पर 1972 भूटान के सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक माना गया। ग्रामीण युवकों के लिए स्वैच्छिक संस्था तरुण भारत संघ निम्नलिखित में से किस कार्य में कार्य कर रही थी? गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो यह राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के एक नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार की एक समिति गठित की गई। निम्न में से इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? निर्मला देशपांडे, वी सिद्धार्थ, सुरेंद्र तेंदुलकर या प्रोफेसर जानकी रमन। तो ये थे सुरेंद्र तेंदुलकर। और निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अमीर और गरीब दोनों ही कुपोषित हैं। अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब रूखा सूखा भोजन खाते हैं। तो इसमें जो सही है कौन सा सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या करता है। और बैंक है, प्रकार है इंडियन बैंक का सुमेलित किसमें है? तो सार्वजनिक बैंक है इंडियन बैंक। और आईसीआईसीआई बैंक क्या है? तो ये निजी बैंक है, मतलब प्राइवेट बैंक है। सिटी बैंक विदेशी बैंक है। और सारस्वत बैंक जो है सहकारी बैंक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी।
निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? IRDP, ट्राइसोम, NREP, उपर्युक्त सभी। तो कौन सा था? तो सभी के सभी प्रोग्राम गरीबी दूर करने के लिए थे। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से किस संबंधित है? तो किससे है? कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र से। तो ये तो कृषि क्षेत्र से है और आपका जो है वो है कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से। कृषि तो ग्रामीण में ही होती है। अगला है आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल, SCRI के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन एक दृष्टिकोण है जो एक देश की किसी अप्रत्याशित स्थिति में आयात की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने में मदद करता है। ये 5 देशों की एक पहल है, इसमें से भारत एक है। CSIR की बात, RI की बात हो रही है। तो ये है केवल एक सही है। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्रियों ने 27 अप्रैल 2021 को औपचारिक रूप से आयोजित त्रिपक्षीय मंत्रिपरिषद बैठक में आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने की पहल की औपचारिक शुरुआत की। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन एक दृष्टिकोण है जो एक देश के प्रत्याशित स्थिति में आयात की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने में मदद करती है। तो भारत उनमें से एक है। ये 5 देशों की एक पहल है। तो 5 भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार हैं। इसमें 3 ही है, 5 नहीं है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। वर्तमान समय में कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा साझेदार है? तो सबसे बड़ा साझेदार व्यापार में है भैया संयुक्त राज्य अमेरिका। उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? तो WTO से या WTO से है। WTO से नहीं, गैट से है। गैट ही WTO बन गया ना, तो पहले ये WTO गैट था, तो उरुग्वे है। ठीक है। अगला है भारतीय रुपए की पूंजीगत लेखा परिवर्तनीय का अर्थ है कि यात्रा के लिए भारतीय रुपए को प्राधिकृत डीलर द्वारा विनियमित किया जा सकता है कि माल और सेवाओं के व्यवसायों के प्रयोजन से भारतीय रुपए का किसी भी प्रमुख मुद्रा में विनिमय किया जा सकता है कि वित्तीय परिसंपत्ति के व्यापार के प्रयोजन से भारतीय रुपए का किसी भी प्रमुख मुद्रा में विनिमय किया जा सकता है। पर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो कथन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? सी, कि वित्तीय परिसंपत्ति के व्यापार प्रयोजन से भारतीय रुपए को किसी भी प्रमुख मुद्रा से विनिमय किया जा सकता है। अगला है 1991 के पश्चात भारत के निर्यात की वृद्धि दर में पर्याप्त वृद्धि हुई है। भारत सरकार ने अवमूल्यन का आश्रय लिया था। तो कथन कारण दोनों सही, कारण कथन की व्याख्या भी करता है। यूनेस्को के तत्वावधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस और कोपेनहेगन। तो पहला जो आयोजित किया गया था कोपेनहेगन में किया गया था 6 से 12 मार्च 1995 में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए का भाग है? नहीं है। तेल के क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, न्यायिक प्रणाली में सुधार, शासकीय व सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, न्यायिक प्रणाली में सुधार। ठीक है। ऊपरी विकल्पों में से न्यायिक प्रणाली सुधार को छोड़कर बाकी सभी विकल्प सरकार द्वारा चिन्हित है। अगला है 35 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। लौह अयस्क कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये लौह अयस्क जो है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। लौह अयस्क जो है जापान में। चमड़े का सामान कहाँ मिलता है? तो चमड़े का सामान जो है वो रूस में। और चाय जो है वो मिलेगी कहाँ पर? कनाडा, यूके में। यूके में सूती वस्त्र USA में। ठीक है। बेलाडीला तो यहाँ पर है। बेलाडीला खान से प्राप्त भारतीय लौह अयस्क का जापान एक बड़ा आयातक है। लौह अयस्क का जापान बहुत बड़ा आयातक है USA ना। तो यहाँ पर लौह अयस्क में भारत, जापान सबसे बड़ा वो है। बेलाडीला खान से प्राप्त लौह अयस्क जापान को निर्यात किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम भारतीय चाय के बड़े उत्पादकों में से प्रमुख है, यूनाइटेड किंगडम। और ये जो सूती वस्त्र की बात करें तो चमड़े का सामान को निर्यात करता है कौन? US से। और जबकि सूती वस्त्र USA है ना। तो ऑप्शन हो गया सी। अगला है, ये है कार्यक्रम है प्रबंधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद करना भैया। अत्यंत नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम ये कभी हुआ था? तो 1976 में। और समन्वित बाल विकास योजना कब आई थी? समन्वित बाल विकास योजना 1975 में। और राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम कब आया था? तो ये आया था 1983 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या आंसर? सी। ठीक है। और है समृद्धि की सीमा, लिमिट ऑफ ग्रोथ अवधारणा प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? क्लब ऑफ रोम द्वारा, यूनेस्को द्वारा, वेटलैंड द्वारा या एजेंडा 21 द्वारा? तो ये जो किया गया था, ये किया गया था क्लब ऑफ रोम द्वारा, लिमिट टू ग्रोथ की। ठीक है।
तो अप्रैल 1968 में 10 देशों के 30 व्यक्तियों के एक समूह में, जिसमें वैज्ञानिक, शिक्षक, अर्थशास्त्री और मानवतावादी तथा प्रशासक आदि शामिल थे, रोम के एकेडमिया लिंसी में एक बैठक हुई। इस बैठक में से ही ग्लोब ऑफ रोम का विकास हुआ। ठीक है, अब 38वां है 38, एक मिनट, 38 है, भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में अमर्त्य सेन के सुझाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, इसे जन उन्मुख होना चाहिए, जो सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में इसके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो अमर्त्य सेन का जो था, इसमें था 2, 3, 4, वस्तु उन्मुख की बात नहीं की गई थी, बाकी इन सबकी बात की गई थी। अगला है दिसंबर 1999 में संपन्न WTO की मंत्रियों की बैठक असफल रही, क्योंकि इसने व्यापार को जोड़ने का प्रयास किया। तो श्रमिक समिति संबंधित समस्याओं से, पर्यावरण संबंधी समस्याओं से, आतंकवाद संबंधी समस्याओं से, ऋण संबंधी समस्याओं से। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, श्रमिक संबंधी समस्या और पर्यावरणीय संबंधी समस्या। तो इसमें क्या था, सप्रंग सरकार के नए कृषि पैकेज में भूमिहीन कृषकों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने तथा इससे संबंधित प्रस्ताव नाबार्ड द्वारा बनाए जाने वाले जाने एवं 50 लाख से अधिक नए कृषकों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने का उल्लेख है। इसमें ऋण भुगतान से संबंधित माफी का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है, ये मैं प्रसंग के लिए बताई थी, इसका आंसर हो जाएगा सप्रसंग सरकार के लिए नई कृषि पैकेज से प्रावधान नहीं है किसका, तो ये प्रावधान नहीं है ऋण भुगतान में माफी का। अगला है नीचे दिए गए कथनों में से कथन 1 और कथन 2 को पढ़िए। कारण, तो राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन NIP सरकार द्वारा 2020-30 के अवधि के लिए आरंभ किया गया, क्या सही है, बताइए। और ये दूसरा है NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है, तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 29 अप्रैल 2020 में जारी किया गया था, तो पहला तो गलत हुआ और ये जो है बाकी दूसरा सही है। अगला है एक खुली हुई अर्थव्यवस्था के अर्थ में वाई, अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय वाई है, तो ये CIGMX मतलब क्या है, सी क्या है, उपभोग है, आई क्या है, निवेश है, और जी क्या है, सरकारी खर्च है, और एक्स है कुल निर्यात है, और एम है कुल आयात। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर वाई हो जाएगा। y= CI मतलब उपभोग, निवेश, और GX मतलब इसका गुणा करेंगे और इसमें प्लस क्या जोड़ेंगे, लास्ट वाला आपका प्लस आयात को जोड़ देंगे। अगला है स्वधार योजना। स्वधार योजना किस संबंधित है, तो अद्वितीय पहचान हेतु पुरुषों हेतु रोजगार, कठिन परिस्थिति महिलाओं के लिए रोजगार के लिए है। ठीक है, स्वधार योजना भारत सरकार की महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा विषम परिस्थिति में रह गई महिलाओं में लाभार्थ प्रतियोजित करने के लिए हुआ। अगला 44वां, वित्तीय नीति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो किससे है वित्तीय का, मुद्रा की मात्रा में जो बैंक अर्थतंत्र में डालते हैं, कर लगाने और शासन के व्यय में संबंधित नीति, तो यही है ऑप्शन नेक्स्ट है। शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह को प्रोत्साहन देना, उच्च शैक्षिक संस्थाओं का निजीकरण करना, अधिकारी तंत्र की डाउन साइजिंग करना, और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री या अपलोडिंग लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4 सही है, बाकी पहला दूसरा गलत है। और है समेकित बाल विकास सेवाएं नामक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था कब से, तो ये प्रारंभ हुआ था 1975 से, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 37, UNDP का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्ययों से बना है, 8, 10, 12, 14, तो ये बना है जो है 10 प्रत्ययों से। तो 2010 में ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल द्वारा संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के सहयोग से निर्धनता मापन हेतु बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का विकास किया गया, जो निर्धनता मापन के लिए पारंपरिक आय आधारित मापदंड के साथ निर्धन व्यक्ति के जीवन वंचना पर ध्यान केंद्रित करता है। 3 वर्गों में 10 प्रत्ययों पर आधारित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दुग्ध का विपणन करता है, CACP, GCAMP, नाफेड, ट्राइफेड, तो कौन सा करता है, ये करता है GCMFAP, जिसको बोलते हैं गुजरात को ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, दुग्ध पालन का विपणन। ठीक है, नेक्स्ट है जयंत पाटिल समिति संबंधित है बाढ़ नियंत्रण से, वनस्पति रोग नियंत्रण से, अत्यल्प वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए, जल विद्युत उत्पादन करने वाले विस्तार के लिए। तो इनका संबंध है अत्यल्प वर्षा वाले क्षेत्रों के विकास के लिए। जयंत पाटिल समिति की स्थापना सूखा क्षेत्रों में विकास के लिए की गई थी।
यह समिति के अध्यक्ष तत्कालीन योजना आयोग के सदस्य जयंत पाटिल थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई वह है, तो वह कौन सा है? वह है मध्य प्रदेश। लघु उद्योग के लिए बनी निम्न समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पर नायक समिति, अबीदा हुसैन समिति, ऐसे कोहली समिति, कार्वे समिति। तो जो है ये नायक समिति का कार्वे समिति आई थी, कार्वे 1955 में। और कोहली समिति कब आई थी? कोहली समिति 2000 में आई थी। और ये जो है अब अबीदा हुसैन वाला कब आया था? 1995 में, 1995 में। और ये जो नायक समिति आई थी, नायक समिति आई थी 1991 में, तो 1991 में। तो सबसे पुरानी समिति इसमें कार्वे हो गई, कार्वे 4 नंबर पे है, तो 4। फिर नायक समिति आई थी 1991 में। और पहले देखिए, कार्वे समिति 55 में आई थी और नायक समिति 91 में आई थी। अबीदा हुसैन 1995 में आई थी और सबसे लास्ट में आई थी कोहली समिति। अगला है भिलाई। भिलाई कहाँ पर है? भिलाई जो है आपका छत्तीसगढ़ में, सही है। बोकारो, बोकारो कहाँ पर है? बोकारो भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में, बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड में है। और दुर्गापुर कहाँ पर है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो ये जो स्टार्ट किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर एक केंद्र प्रायोजित परियोजना है जो 2005 में 10वीं योजना के दौरान प्रारंभ की थी। योजना का उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास का व उत्पादन में वृद्धि करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंग्लिश में भी दिया गया, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो पढ़ लीजिएगा। 54 है, विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नीतिगत पहल की है? तो राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना, एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा प्रदान करना है, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना। तो इसमें सभी की गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्राम के स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कहते हैं ऊषा, आशा, AMW, कोई नहीं, तो इसको कहते हैं आशा। ठीक है, तो आशा मतलब एक एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट है, नेशनल कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? NSQF के अधीन शिक्षार्थी क्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है। NSQF के क्रियान्वयन का एक अप्रत्याशित परिणाम व्यवसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है। निम्नलिखित कूटों में सही उत्तर का चुनाव करिए, पहला, दूसरा, या एक दो, दोनों, या न तो एक न तो दो। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। तो NSQF के अंतर्गत शिक्षार्थी क्षमता का प्रमाण पत्र औपचारिक, गैर औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से भी किसी भी स्तर पर आवश्यक होता है। अगला 57, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या, जानकी रमन समिति शेयर घोटालों की जांच पड़ताल, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार और तारापुर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मल्होत्रा समिति। ये बीमा क्षेत्र से नहीं था, तो ये किससे थे? तो मल्होत्रा समिति, नहीं सही है, सही, ये तारापुर वाला नहीं सही है। तारापुर जो है पूंजी खाते में रुपए की परिवर्तनता पर सलाह देने हेतु की गई थी। ये किस पे की गई थी? पूंजीगत खाते पर ग्रुप के परिवर्तनीयता की सलाह की थी। तो गोस्वामी औद्योगिक रुग्णता के लिए है, और जानकी रमन शेयर घोटाले की जांच पड़ताल के लिए, मल्होत्रा बीमा सुधार के लिए। मल्होत्रा बीमा के लिए, जानकी शेयर घोटाले के लिए है, और गोस्वामी औद्योगिक रुग्णता के लिए है। तारापुर किसके लिए है? ये पूंजीगत खाते के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो देखते हैं। तो ठीक है, इसमें बी हो जाएगा इसका आंसर। तो बड़े सामंतों के आवंटित भूमि जागीरदारी प्रणाली के अंतर्गत थी। मालगुजारी व जारीदारी अथवा तहसीलदारी का आवंटन किसके अंतर्गत था? तो ये था जमींदारी प्रणाली के अंतर्गत। उप किराया दर पर देन गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपकार देने या विग्रह करने के अधिकार सहित क्षेत्र के किसान को आवंटित भूमि किसके अंतर्गत थी? तो ये थी रैयतवाड़ी के अंतर्गत। और ग्राम्य स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त किसमें थी? तो ये जो थी ये थी ग्राम स्तर पर, ये थी आपकी महलवाड़ी। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दबाव समूह का अर्थबोध करता है? एक ऐसा समाज सुधार का कार्य करता है, किसी राजनीतिक दल का एक भाग जो चुनाव में मत हासिल करने के हेतु दूसरों को प्रलोभन देता है, नीति संबंधी निर्णय को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह, गरीबों कल्याण हेतु समूह। इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर है सृष्टि, कथन कारण है,
शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो दोनों के दोनों ही सही है, कारण कथन की व्याख्या भी करता है। अगला है किसी देश के अधिक किसी देश के अधिक आर्थिक विकास के लिए पूंजी उत्पाद अनुपात होना चाहिए कम अधिक, कभी कम कभी अधिक, सदैव अधिक। तो क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए कम। तो उत्पादन की एक इकाई प्राप्त करने हेतु लुगी गई पूंजी की मात्रा को पूंजी उत्पाद कहते हैं। जिस देश में यह अनुपात जितना कम होता है वह देश उतना ही अधिक आर्थिक विकास कर सकेगा। विकासशील देशों में विकास दर के सापेक्षिक स्तर को न प्राप्त कर पाने का एक प्रमुख कारण उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात है। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? राजकोषीय नीति, वित्तीय मंत्रालय, मौद्रिक नीति, आरबीआई, केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व बंटवारा, वित्त आयोग, सभी सही सुमेलित है। तो इसका आंसर होगा सभी सही सुमेलित है। राजकोषीय नीति थी वित्त मंत्रालय की, मौद्रिक नीति आरबीआई से है और केंद्र और राज्य के मध्य संबंध वित्त आयोग का है। भारत में द्वितीय बार 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वो हुआ था 1969 में, पहला 1949 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, एक मिनट। भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था और दूसरी बार 1980 को 6 प्रमुख बैंकों का हुआ था 1980 में। ये ऑप्शन हो जाएगा, पहली बार 69 में, दूसरी बार 80 में। ठीक है, और नेक्स्ट है 65 गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेशन तथा महिला सशक्तिकरण के लिए संभावित साधन के रूप में उभरे स्वयं सहायता समूह का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये स्वयं सहायता समूह का विचार दिया था मोहम्मद यूनुस द्वारा, तो गरीबी उन्मूलन के लिए। नेक्स्ट है 65, नीचे कथन कारण दिया है, मुद्रा के अवमूल्यन से या आयातकर्ता देश में मुद्रास्फीति हो जाती है। आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ने के कारण कीमत स्तर में वृद्धि होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा, ये तो गलत है, आर सही है। तो इसमें क्या है? तो मुद्रा के अवमूल्यन से आयातकर्ता देश में मुद्रास्फीति नहीं होती है क्योंकि देश में आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ने के कारण कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित नहीं है? अहमदाबाद, कोलकाता, जयपुर और दिल्ली। तो कहाँ पर नहीं है? तो जो है वो जयपुर में नहीं है, बाकी यहाँ पर है। ठीक है, अब भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली और चेन्नई में है। ठीक है, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? भोजन, काम और ये दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 1985 से 90 का मुख्य उद्देश्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल देना था। इसमें भोजन, काम तथा उत्पादन का नारा दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है निम्नलिखित योजनाओं को उनकी शुरुआत होने के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ये कब आई थी? 2019 में। और ये ई नाम कब आया था? ई नाम 2016 में। और उसके बाद उज्ज्वला 2.0 आया था, उज्ज्वला 2.0 2021 में। और उसके बाद प्रधानमंत्री मातृत्व वाला आया था 2017 में। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो मिलान करेंगे ये हो जाएगा 241D। पहले आया था कौन सा? पहले ई नाम आया 2016 में, फिर आया था प्रधानमंत्री मातृ योजना 17 में, फिर ये प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब आया था? 2019 में। फिर उज्ज्वला योजना आया था 2021 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जाति समुदाय के लोगों को एकीकृत सामाजिक एवं आर्थिक विकास का लाभ हासिल कराने हेतु प्रधानमंत्री आदि आदर्श का ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी? तो कब की गई, किसके लिए की गई? तो की गई थी अनुसूचित जनजाति के लिए। रेणुकूट स्थित एल्युमिनियम की फैक्ट्री हिंडाल्को का वहां स्थित होने का मूल्य कारण कच्चे माल की निकटता, विद्युत की प्रचुर आपूर्ति, प्रभावी परिवहन नेटवर्क के प्रचार की निकटता। तो इसका प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण था बिजली की प्रचुर आपूर्ति। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट स्थित हिंडाल्को अर्थात हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी बिड़ला समूह की फैक्ट्री है। रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थापना का प्रमुख कारण प्रचुर मात्रा में बिजली की उपलब्धता है। ध्यातव्य कि इस क्षेत्र के आसपास लगभग दर्जन भर विद्युत उत्पादन केंद्रों की उपस्थिति के कारण इस क्षेत्र को ऊर्जा की राजधानी भी कहते हैं। नेक्स्ट 71 बजट का एक लेखा पत्र है किसका? सरकार की मौद्रिक नीति का, सरकार की वाणिज्य नीति का, सरकार की राजकोषीय नीति का, सरकार की मुद्रा बजट नीति का।
तो ये जो है ये सरकार की राजकोषीय नीति का। किस देश में आयात का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग है? प्रगामी व्यय के संयुक्त प्रगामी कराधान, प्रतिगामी व्यय के संयुग्मी प्रगामी कराधान, प्रतिगामी व्यय के संयुग्मी प्रतिगामी कराधान या प्रगामी व्यय के संयुक्ति प्रतिगामी कराधान। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, प्रगामी व्यय से संयुक्त में। प्रगामी मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स, आय के पुनर्वितरण का सर्वोत्तम तरीका समझा जाता है। और प्रगामी करारोपण में आय वृद्धि के साथ साथ कर की वृद्धि बढ़ जाती है, फलतः इस करारोपण के अधीन व्यक्ति अधिक कर, जबकि गरीब और अन्य अल्प वाला व्यक्ति कम कर अदा करता है। साथ ही प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर से निचले स्तर के व्यक्तियों की आय में वृद्धि होती है। 73 है मोड वेट संबंधित है, उत्पाद कर से, मूल्यवर्धित कर टैक्स से, धन कर से या आय कर से। तो ये संबंधित है उत्पाद कर से। ठीक है। उत्पाद शुल्क के इतिहास में 1986 का ऐतिहासिक वर्ष रहा है, जब दीर्घकालिक राजकोषीय नीति 1985 के क्रियान्वयन में पीपी सिंह 1 मार्च 1986 मोडवेट लागू किया था। मोडवेट संशोधित मूल्यवर्धित कर भी एक प्रकार का केंद्रीय उत्पाद ही है। 74 है विक्रय कर, जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदने समय करते हैं, निम्नलिखित में किस प्रकार का कर है? केंद्र सरकार द्वारा आरोपित, केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किंतु राज्य सरकार द्वारा संग्रहित, राज्य सरकार द्वारा आरोपित किंतु केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित, राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित। तो ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित। भारत में विक्रय कर वह कर है जो सरकार देश में किसी वस्तु के विक्रय या खरीदारी पर लगाती है। यह कर प्रत्यक्ष कर है जो सीधे उपभोक्ता या खरीदार से वसूल लिया जाता है। यह कर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों पर लगाया जाता है। समानतः प्रत्येक राज्य का अपना विक्रय कर अधिनियम है, जिसके अंतर्गत विभिन्न दरों पर विक्रय कर वसूल लिया जाता है। जब कोई टूथपेस्ट खरीदते समय हम विक्रय कर भुगतान करते हैं तो राज्य सरकार के द्वारा आरोपित संग्रहित किया जाता है, जबकि केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम में प्रत्येक विक्रेता द्वारा बेचे गए सामानों का विक्रय कर का वास्तविक भुगतान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किया जाता है। अर्थात अंतर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान वस्तुओं को विक्रय कर खरीद पर कोई केंद्रीय विक्रय के अधिकार क्षेत्र रखा गया है। तो जो आप खरीदते हैं तो राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का बड़ा विभाग नहीं है? व्यय, राजस्व, बैंकिंग विभाग, आर्थिक मामला। तो कौन सा नहीं है? तो वह है बैंकिंग विभाग। बैंकिंग विभाग वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है। वित्त मंत्रालय के 5 विभाग हैं: आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय विभाग एवं विनिवेश विभाग। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? समावेशी विकास और गरीबी न्यूनीकरण, समावेशी एवं धारणीय विकास, बेरोजगारी हटाने तो धारणीय एवं समावेशी विकास, तीव्रता धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास। तो इसका जो था वो था तीव्रतर धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 और 17 में शुरू हुआ था, 17 तक था नहीं, खत्म कर दिया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा। 77वां निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? करेंसी का नियमन, विदेशी मुद्रा का नियमन, साख का नियमन, देश के विदेश के कोषों की रखवाली का प्रबंधन। तो इसमें विदेशी व्यापार का नियमन नहीं है। करेंसी का नियमन, साख का नियमन तथा देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली का एवं प्रबंधन आदि कार्य भारतीय रिजर्व बैंक करता है, लेकिन वो विदेशी व्यापार का नियमन नहीं करता है। विदेशी व्यापार का नियमन वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है 78। निम्न से कौन सा एक शीर्ष संस्था नहीं है? भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड, सिडबी या राज्य सहकारी बैंक। तो इसमें शीर्ष संस्था नहीं है आरबीआई। तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई बैंक एक वाणिज्यिक बैंक है, शीर्ष संस्था नहीं है। यह शीर्ष संस्था नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प राज्य सहकारी बैंक, सिडबी, नाबार्ड अपने क्षेत्र के विशेष की शीर्ष संस्थाएं हैं। उत्तर प्रदेश का संस्कृति विकास विभाग एवं सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने जा रहा है, जिसका नाम है जय प्रसारण, जय उद्घोष, जय घोष, उत्तर में से कोई नहीं। तो उसका नाम है जय घोष। भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क सूचकांक क्या है? निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप। तो क्या है इसका है निफ्टी। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी 1992 में स्थापित एनएससी भारतीय शेयर बाजार में पहला डीमैटेरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज संस्थान है। यह भारत के प्रमुख एक्सचेंजों में से एक है। व्यापारिक मात्रा अवयव के मामलों में विश्व में चौथे स्थान पर है। पहले स्टॉक एक्सचेंज ने इक्विटी, ऋण प्रपत्रों और विपणनों को समर्थन करने वाले सभी निवेशकों को एक ही छत के नीचे सफलतापूर्वक एकीकृत किया है। अगला है 81। भुगतान बैंक के संदर्भ में से कौन सा विकल्प सही है? ये एनआरआई जमा स्वीकार कर सकते हैं, ये क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, इन्हें छोटे उद्यमों को ऋण देने की अनुमति, इन्हें नगद आरक्षित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है।
तो ऑप्शन हो जाएगा डी। सारफेसी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 2000, 2002, 2003, 2004। तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 2002 में। तो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एक्सचेंज एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट सरफेसी 2002 में अधिनियमित किया गया था। ये सही है। अगला है नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए नीतिमांत उत्पादन के लिए किस प्रकार की बेरोजगारी जिम्मेदार रही है? प्रच्छन्न, संरचनात्मक, मौसमी या ऊपर इनमें से कोई नहीं। तो उनके लिए जिम्मेदार रही थी भैया प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी कुल आर्थिक उत्पादन को प्रभावित नहीं करती। यह तब होता है जब बहुत अधिक कर्मचारी बहुत कम पदों पर बहाल होते हैं और उत्पादकता कम होती है। नेक्स्ट है 84, निम्नलिखित में से कौन सा एंजल्स के नियम से संबंध में सही है? तो कौन सा संबंधी सही है? तो ये है, जैसे जैसे आय बढ़ती है खाद्यान्न की खरीद कम हो जाती है। तो एंजल्स का नियम 1857 में एक जर्मन सांख्यिकीविद आर्स्ट एंजल द्वारा पेश किया गया था। ये एक आर्थिक सिद्धांत जिसमें कहा गया खाद्यान्न की खरीद के लिए आवंटित आय का प्रतिशत आय बढ़ने के साथ घटता है। 85 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में इनके कथन में से कौन सा सही है? यह आरआरबीएस अधिनियम 1976 के तहत स्थापित किया गया है। यह आरआरबीएस के केंद्र सरकार की 75% हिस्सेदारी है। इसमें से कौन सा सही? केवल एक, दूसरा सही नहीं है। ठीक है, इसमें 35% हिस्सेदारी है। इस किसकी? केंद्र सरकार की कितनी है? केंद्र सरकार की 50% है और राज्य सरकार की 15% है और प्रायोजक बैंक की 35% है। नेक्स्ट है, प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण सैट के संदर्भ में कथन में से कौन सा सही है? ये गैर संवैधानिक निकाय है। यह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों की विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है और उनका निस्तारण करता है। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। दो मतलब केवल दूसरा सही है, एक का संवैधानिक नहीं है। यह प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण जो है, ये प्रतिभूति विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, तो सैट ये पेंशन विधि नियामन और विकास प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है तथा निस्तारण करता है। सही है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कार्यशील 15 से 59 वर्ष वाले लोगों का अनुपात कितना है? तो वो जो है अनुपात वो हो जाएगा 55.77%। ठीक है, किसका? 15 से 59 वर्ष के लोगों का। कौन सा अधिनियम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नियमित और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम और उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार अधिनियम, उत्तर प्रदेश शिकायत निवारण अधिनियम। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा नहीं, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लगाना है। प्रयागराज सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? वो हो जाएगा सबसे ज्यादा जनसंख्या गाजियाबाद, नहीं, प्रयागराज, फिर गाजियाबाद, मुरादाबाद, महोबा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए कितनों का प्रावधान किया गया है? तो मुफ्त बिजली देने के लिए किया गया है 1500 करोड़ का। उत्तर प्रदेश राज्य पोषण अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो राज्य पोषण अभियान शुरू किया गया था ये 2014 में। 92। मिलान करना है, प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? तो प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? तो ये है तेल अन्वेषण वाला। द्वितीय क्षेत्र में कौन आएगा? द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा विनिर्माण और तृतीय क्षेत्र में संचार और चतुर्थ क्षेत्र में अनुसंधान और विकास। तो ऑप्शन हो गया सी। अगला है, हाल ही में समाचारों में रहे लुहांस्क और दोनेत्स्क यूक्रेन के किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम, पूर्वी और दक्षिण पूर्व या पश्चिम में? तो ये कहाँ पर है स्थित है? तो ये जो है ये पूर्वी में है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध है? लॉरेंज, कुर्जेंस, लाफर या फिलिप्स चक्र? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिलिप्स चक्र। तो यह एक ग्राफिक चक्र है जो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है। और समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक क्या है? समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है उपरोक्त सभी, मतलब अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता। फिर है
भारत की कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 या राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम या कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 या 1956 द्वारा मांस तथा खाद्य उत्पादन आदेश 1973 के अंतर्गत। इसका आंसर हो जाएगा राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम द्वारा। गांधी शांति पुरस्कार के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इस पुरस्कार की घोषणा संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई। इस वार्षिक पुरस्कार को भारत सरकार द्वारा 1995 में स्थापित किया गया। इसका जो आंसर होगा दोनों के दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की अरक कॉफी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। तो ये जो दिया गया, ये दिया गया था आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में गिरिजन कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन को अपनी प्रसिद्ध अराकू कॉफी और काली मिर्च की फसलों के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। किस प्रथम मध्य यूरोपीय देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने हेतु कानूनों को मंजूरी प्रदान की? तो एस्टोनिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड। तो कौन था? वो था एस्टोनिया। एस्टोनिया की संसद ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए एक कानून को मंजूरी दी। इस कदम के बाद एस्टोनिया ऐसा करने वाला पहला देश हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में देखा गया काला माता, पौटेंगा और टिंगसी संबंधित है वन्यजीव अभ्यारण्य, लोएस भंडार से, बंदरगाह से, पुरातत्व स्थल से। तो ये जो संबंधित है बंदरगाह से संबंधित है। काला माता बंदरगाह ग्रीस की राजधानी एथेंस में लगभग 250 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दो शहर अलग अलग होते हैं। एथेंस अटिका क्षेत्र में, पेलोपोनिस क्षेत्र में काला माता है। 101। हाल ही में पुणे में स्थित जेनेवो बायोफार्मास्यूटिकल्स बूस्टर वैक्सीन्स के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया आपातकालीन उपयोग प्राधिकार प्राप्त किया गया है। किस प्रकार के टीके संबंधित है ये? तो ये जो संबंधित है ये है mRNA टीके से संबंधित है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के संबंध में कथन में कौन सा सत्य है? ये सूचकांक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का विकसित किया गया। इस रिपोर्ट को 5 संकेतों को तैयार किया गया है। सी 2021-22 में 5 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना सबसे आगे में है। जिसका जो आंसर हो जाएगा वो केवल वो सही हो जाएगा 1-3। 1-3 ये 5 संकेतों को भी नहीं है। कितने संकेतों को है? तो ये जो है इसकी बात करें तो ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021 से 22 की रिपोर्ट जारी की गई। दक्षता में द्वारा विकसित सूचकांक में 21-22 के लिए ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक प्रगति का आकलन किया गया। इस रिपोर्ट को 50 संकेतकों के आधार पर तैयार किया गया है। अगला है डब्बा ट्रेडिंग के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? तो डब्बा ट्रेडिंग क्या है? तो ये जो है ऐसे ट्रेडिंग संचालन डीमैट अकाउंट्स की मदद से इक्विटी में कारोबार कर लेते हैं। एबेल पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। नेक्स्ट है 105 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 फरवरी, 10 फरवरी, 12 फरवरी या 11 फरवरी? तो महिलाओं के लिए मनाया जाता है 11 फरवरी को। हाल ही में चुनाव आयोग निम्नलिखित में से किन के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विकास की बात कही है? प्रवासी नागरिक, विकलांग ने, वयोवृद्ध ने, महिलाओं के लिए। तो ये जो की गई है किसके लिए? तो ये की गई है प्रवासी नागरिक के लिए। हाल ही में चर्चा में रहे जेम्स वेब नाम किससे संबंधित है? क्रायोजेनिक इंजन से, स्पेस टेलीस्कोप से, सैटेलाइट से या रॉकेट से? तो ये संबंधित है स्पेस टेलीस्कोप से। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में हरित क्रांति के संबंध में सही नहीं है? इसे वर्ष 1960 के दशक में भारत के खाद्य संकट की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया था। ये सही नहीं है। या फिर यह अधिक उपज वाले बीजों की किस्मों की शुरुआत पर केंद्रित है। इसे कृषि उत्पादन और उत्पादन में वृद्धि हुई। यह परंपरागत कृषि तकनीकी के उपयोग में सर्वाधिक निर्भर था। तो ये गलत है, इस पे नहीं था बल्कि यह साइंटिफिक तरीके से था। निम्नलिखित में से किस वर्ष औद्योगिक नीति को भारत आर्थिक संविधान माना गया था? 1948, 56, 77, 80। तो कब माना गया? तो ये माना गया था 1956 में। औद्योगिक नीति प्रस्ताव इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। तो ये जो है सरकार ने 1956 की औद्योगिक नीति के माध्यम से अपनी पहली औद्योगिक नीति को संशोधित किया। इस प्रस्ताव ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार तैयार किया। इसी योजना में समाजवादी स्वरूप से दिए गए आधार का निर्माण का प्रयास किया गया। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को भारत के आर्थिक संविधान अथवा राज्य पूंजीवाद के बाइबिल के रूप में देखा गया था। 110 है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया 10%, 9.2%, 8.6% या 7%। तो ये लगाया गया था 7%। वित्तीय क्षेत्र के विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वित्तीय क्षेत्र के तो वह प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, आरबीआई गवर्नर या सेबी के अध्यक्ष।
तो वो होंगे केंद्रीय वित्त मंत्री। जीडीपी अपस्फीति कारक परिभाषित करती है किसको? तो ये परिभाषित किसको करेगी? तो ये हो जाएगा सांकेतिक मूल्य पर भाग देंगे आप स्थिर मूल्य पर और गुणा करेंगे 100 से। अगला है विमल चालान समिति संबंधित है आभासी मुद्रा के विनियमन से आरबीआई के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे से गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के संचालन से ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के लिए अनुकूल ढांचे से। तो कौन सा होगा? तो यह जाएगा आरबीआई के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा से। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए बजट राशि आवंटित की है। ये कौन सा है? तो ये जो है ये है 1,306 करोड़। नेक्स्ट है निर्माण परिचालन हस्तांतरण के मतलब बीओटी संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो बीओटी क्या होता है? तो ये जो होता है ये होता है एक निजी कंपनी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना में निवेश करने हेतु सरकार के साथ सहमत रहती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी समिति बीमा क्षेत्र में सुधार संबंधित है? किरीट पारेख समिति, आर.एन. मल्होत्रा समिति, पाम राजपूत समिति या अनिल काकोदर समिति। तो कौन सी है? तो वह है आर.एन. मल्होत्रा समिति। तो 1993 में बीमा क्षेत्र में सुधारों के लिए सिफारिश करने हेतु आर.एन. मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना हुई थी। समिति ने 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसमें विदेशी कंपनियों को बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए, विशेषकर भारतीय भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यमों के माध्यम से। नेक्स्ट 117 हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस पहल के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया? ऑपरेशन गियर बॉक्स, ऑपरेशन क्लीन गंगा, ऑपरेशन कायाकल्प, ऑपरेशन ग्रीन कॉरिडोर। तो ये जो किया था ऑपरेशन कायाकल्प के लिए। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित स्थिर विनिमय दर प्रणाली पर, अनुपातिक कोष प्रणाली पर, न्यूनतम कोष प्रणाली पर, पूर्ण परिवर्तनीय प्रणाली पर। तो ये जो है यह है न्यूनतम कृषि कोष प्रणाली पर। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सल बेसिक इनकम का घटक नहीं है? सार्वभौमिकता, आवधिक और समुदाय या बिना शर्त। तो ये जो है ये हो जाएगा समुदाय पर। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड सेंडर्स प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई। तो ये क्या नौटंकी भैया, तो ये किसके द्वारा जारी की गई? तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा। बॉम्बे प्लान कब तैयार किया गया था? तो बॉम्बे प्लान तैयार किया गया था 1944 में। बॉम्बे प्लान यह वर्ष 1940 में 8 प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों द्वारा आर्थिक विकास के मुख्य उद्देश्य के हेतु काफी हद तक सरकारी हस्तक्षेप के विनियमों के तहत तैयार की गई थी। ये भारत के आर्थिक विकास के लिए एक योजना था। भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है भारत मानक ब्यूरो द्वारा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, नीति आयोग द्वारा। तो ये करा जाता है नीति आयोग द्वारा। बेसल समझौता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बेसल समझौता वेरी इंपॉर्टेंट, ये है बैंकिंग क्षेत्र से। बेसल समझौता बैंकिंग क्षेत्र से संबंध रखता है। इस संधियों का समुच्चय है जिसमें बैंकों का पर्यवेक्षण किया जाता है। इसे वित्तीय संस्थाओं के जोखिम का संतुलन मूल्यांकन किया जाता है। 124 है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से उद्योगों को उनके महत्व के आधार पर आरोही क्रम में रखिए। विद्युत, कच्चे माल, उर्वरक, कच्चा तेल। तो ये कोर इंडस्ट्री वाला तो आपको पता ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, पहले विद्युत होता है, फिर इसमें कच्चा तेल का, फिर प्राकृतिक गैस, लास्ट में उर्वरक। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला। तो नेक्स्ट है नेक्स्ट 125 एकाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सीमांत राजस्व वक्र औसत राजस्व वक्र से कम होता है। सीमांत राजस्व वक्र मांग वक्र को भी दर्शाता है। या फिर इसमें से कौन सा सही है? तो ये जो आपका बी हो जाएगा। सीमांत राजस्व वक्र जो है वक्र मांग वक्र को भी दर्शाता है। एकाधिकार में मांग वक्र अधोगामी ढलान लिए होता है। औसत राजस्व सीमांत औसत राजस्व से अधिक होता है क्योंकि सभी इकाइयां समान मूल्य पर बेची जाती हैं। यदि बिक्री एक इकाई से बढ़ाना होता है तो मूल्य में गिरावट आनी चाहिए। इस स्थिति में बेची गई सभी इकाइयां न केवल अतिरिक्त इकाई कम राजस्व मिलेगा। और यदि प्रति व्यक्ति उपभोग और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के बीच संबंध उपभोग की उच्च लोच को दर्शाता है तो इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ यही होगा कि प्रति व्यक्ति उपभोग की वृद्धि दर प्रति व्यक्ति आय के लगभग समान है। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी आर्थिक वृद्धि अधिकतम थी 8वीं पंचवर्षीय, 7वीं में, 6वीं में, 5वीं में। तो किसमें था?
तो ये हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी आर्थिक वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। पूर्वोत्तर परिषद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन है? भारत का राष्ट्रपति, भारत प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र के मंत्रालय। तो ये जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त है औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? तो वो जो है वो हो जाएगा बिसाम ब्यूरो। स्वामित्व योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्वामित्व योजना जो संबंधित है वो है ड्रोन तकनीकी का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के सीमांकन और मानचित्र की योजना। किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुल राज्यों के अधिकारी गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर है, क्योंकि गरीब की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, या फिर कीमत स्तर पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। तो यही है। अगला है, भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत, न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस के साथ साथ क्या शामिल है? केवल परिवहन लागत, केवल ब्याज दर, प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत, प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा गोदामों के प्रभार। तो इसका आंसर होगा प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत। नेक्स्ट है, 133 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विनिमय दर अस्थिरता को कम करने तथा लघु आवधिक मुद्रा सट्टेबाजी को दंडनीय बनाने के उपकरण के रूप में किया जाता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, टॉबिन टैक्स, पिगुवियन टैक्स या इनमें से कोई नहीं? तो वो हो जाएगा टॉबिन टैक्स। तो यह अवधारणा नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्री जेम्स टॉबिन ने दी थी। टॉबिन ने उन सभी विदेशी विनिमय लेन देनों पर वैश्विक स्तर पर लगाने का प्रस्ताव दिया था जिसका उद्देश्य लघु अवधि मुद्रा सट्टेबाजी को दंडित करना, और इस अवधारणा को प्रस्तावकों के एफडीआई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दीर्घावधिक निवेश होते हैं। अगला है, आधार 6 लाभ स्थानांतरण पद पर क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले कर अपवंचन पर प्रतिबंध लगाना। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना हाल ही में चर्चा में रही है, निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी योजना हेतु बुनियादी ढांचे के विकास से। सहभागिता नोट्स निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? भारतीय संचित निधि से, विदेशी संस्थागत निवेश से, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से, क्योटो प्रोटोकॉल से। तो ये जो है संबंधित है विदेशी संस्थागत निवेश से। सहभागिता मतलब पार्टिसिपेटरी नोट्स जो है यह ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेश के द्वारा विदेशी निवेशकों, हेज फंड और विदेशी संस्थाओं को जारी किए जाते हैं जो सेबी में पंजीकृत हुए बिना भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं। नेक्स्ट है टिप समझौता किस संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ व्यवस्था से, बौद्धिक संपदा संरक्षण से, व्यापार सरलीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से, संपत्ति पर अंतर्राष्ट्रीय कराधान से। तो यह संबंधित है बौद्धिक संपदा से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के आकलन हेतु प्राचल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? तो कौन नहीं होता है? तो वो आराम नहीं होता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक स्थिति है, आराम कहाँ से हो जाएगा? डीके ओमन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान के आधार पर, सत्ता की संरचना के आधार पर, नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक परिस्थिति के आधार पर, उपयोग सभी के आधार पर। तो ये जो बताया गया था सभी के आधार पर। पेरेटो सिद्धांत क्या है? किसी का नुकसान किए बिना दूसरे व्यक्ति को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। यह विश्वास किए बाजारों में स्वनिर्माण की प्रवृत्ति होती है, या फिर तो इसमें है किसी को नुकसान किए बिना दूसरे व्यक्ति को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। पेरेटो का अनुकूलन सिद्धांत यह समुदाय के आर्थिक कल्याण के अधिकतम का एक सिद्धांत है। इसका नाम मितावली कल्याणकारी अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पेरेटो ने 1848 और 1923 के नाम पर रखा गया था। यह सिद्धांत संसाधनों के वितरण के संतुलन की एक ऐसी स्थिति अनुकूलन मतलब पेरेटो इक्विलिब्रियम को इंगित करता है जहां पर संसाधनों के वितरण में थोड़ा भी बदलाव किसी एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए बिना किसी दूसरे को बेहतर नहीं बनाया जा सकता, और यह है पेरेटो का सिद्धांत। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा कखोवका बांध निम्नलिखित में से किस देश से अवस्थित है? तो कखोवका बांध जो है ये संबंधित है यूक्रेन में। ठीक है, और फिर है एक हल्की और पोर्टेबल भुगतान प्रणाली जो हाल ही में समाचारों में रही, जिसकी एक पहल है भारतीय रिजर्व बैंक की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, या विश्व बैंक की, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पहल है ये किसकी है? ये है भारतीय रिजर्व बैंक की। गुआरानी जनजाति जो हाल ही में खबरों में रही किस संबंधित है?
तो गुआरानी रानी जो संबंधित है वह संबंधित है दक्षिण अमेरिकी देश से। हाल ही में पूरे ब्राजील में गुआरानी आदिवासियों द्वारा विरोध शुरू हो गया क्योंकि देश में चैम्बर ऑफ डिप्टियों ने एक नए भूमि विधेयक को मंजूरी दी जो स्वदेशी लोगों के पैतृक भूमि की नई मान्यता को प्रतिबंधित करते हैं। खबरों में नए कानून के अनुसार आदिवासी लोगों को केवल उस जमीन के लिए मान्यता मिल सकती है जिस पर 1988 में देश के संविधान के लागू होने से पहले कब्जा कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MH60 रोमियो का सबसे अच्छा वर्णन है जो हाल ही में समाचारों में था? तो वो कौन सा था? तो वो था 144 एक समुद्री हेलीकॉप्टर। निम्नलिखित में से किस शहर में पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन आयोजित किया गया? चेन्नई, नई दिल्ली, बंगलौर या कोलकाता? तो ये जो शुरू किया गया ये नई दिल्ली में। हाल ही में खोजा गया भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क सुंदरगढ़ प्राकृतिक आर्क किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है ये है तो ये अवस्थित है उड़ीसा में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की एक टीम हाल ही में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के कोमदुआडीह ब्लॉक में कोयले के अपने सर्वेक्षण के दौरान भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक आर्क की खोज से है। यह नेक्स्ट हाल ही में खबरों में रहा नेशनल हाल ही में खबरों में रहा अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा परियोजना सदस्य नहीं है किसका? भारत, यूक्रेन, टर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये जो है ये हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ये हो गया हाल ही में खबरों में रही नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो ये जारी की गई थी इनमें से कोई नहीं मतलब ये जारी की केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष ने बोर्ड के अन्य सदस्यों के साथ नेशनल टाइम रिलीज स्टडी रिपोर्ट जारी की थी। नेक्स्ट है नौरा देही वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नौरा देही जो है वो है बिहार में। ठीक है नौरा देही बिहार में है? बिहार में नहीं है जी, मध्य प्रदेश में है। तो राज्य सरकार द्वारा नौरादेही दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्यों को एक संयुक्त संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के साथ आगे बढ़ा रही है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश अपना 7वां बाघ अभ्यारण्य प्राप्त करने के लिए तैयार है। नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में यह मध्य प्रदेश 3 जिलों दमोह नरसिंहपुर से लगभग 1197 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। संपूर्ण अभ्यारण्य एक पठार पर स्थित है जो ऊपरी विंध्य श्रृंखला का हिस्सा है। पूर्व के दमोह जिले में वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य के साथ एक कनेक्टिंग वन पैच है जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान तक फैला हुआ है। अभ्यारण्य को डेक्कन प्रायद्वीप ट्रॉपिकल क्षेत्र के तहत वर्गीकृत किया गया है। 3/4 अभ्यारण्य यमुना में पड़ता है और 1/4 अभ्यारण्य नर्मदा बेसिन में पड़ता है। वन्यजीव गलियारा यह पन्ना टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के एक गलियारे के रूप में कार्य करता है जबकि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को रानी दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ा गया है। और वनस्पति है यहाँ पर शुष्क पर्णपाती है और वनस्पति मुख्य रूप से सागौन, ताजा, सौरा, भीरा, बेल, आंवला आदि है। जंतु इसमें पाए जाते हैं नीलगाय, चिंकारा, चीतल, सांभर, काला हिरण, बरकीन हिरण, कामर, लंगूर, सीसस, मकाक, ताजे पानी के कछुए, चित्तीदार गेर-लता, सारस, बगुले, लैबविस आदि। और विकल्प सी सही है। 50वां क्वेश्चन लास्ट है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में खबरों में था निम्नलिखित में किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर। तो हस्तिनापुर भाई उत्तर प्रदेश में ही है। तो हाल ही में हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य एक बड़ा रैकेट ट्रेंड ड्रोंगो पक्षी पाया गया जो अपनी तेज संगीतमय सीटी ध्वनि के लिए जाना जाता है। तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में है हस्तिनापुर जो मुजफ्फर और बिजनौर जिलों से होकर बहती है। यहाँ पर गंगा नदी बहती है। यह भू आकृतिक है और प्रयासों में आर्द्रभूमि दलदल शुष्क रेत के बिस्तर और धीरे धीरे ढलान वाले गड्ढों का है। जीव जंतु तेंदुआ है, जंगली बिल्लियां हैं, जंगली बिदबिलाव, अजगर आदि हैं। मगरमच्छ प्रजनन परियोजना के अंतर्गत शिशु मगरमच्छों को हस्तिनापुर के निकट गंगा नदी में छोड़ा गया है। WWF के तत्वावधान में कछुआ पुनर्वास कार्यक्रम केंद्र में हस्तिनापुर अभ्यारण्य निकट है। ठीक है तो ये खत्म होता है टेस्ट। तो एंजॉय करिए और टेस्ट दीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।